ओके, तो माय डियर बच्चा पार्टी, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है 2.3। 2.3 क्या है? 2.3 में क्या पढ़ना है? अभी हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में, यस एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं। दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग ने पढ़ा कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ा। अभी हम लोग को पढ़ना है इसका एप्लीकेशन, पढ़ के इसके बाद इसका यूज क्या है। तो इसका यूज दो एप्लीकेशन है, इसका दो एप्लीकेशन है। सबसे पहला आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन। सबसे पहला क्या है? मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन। और दूसरा है मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या है? मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम लोग को यूज करना है एडजॉइंट मेथड, और मेथड ऑफ रिडक्शन में हमको यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग को यूज करना है एडजॉइंट मेथड, और मेथड ऑफ रिडक्शन में हमको यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा सॉरी, एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया। अभी हम लोग को ये दोनों का एप्लीकेशन करना है। ये दोनों को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपको 2 इंटू 2 दो इक्वेशन दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक निकालो नालायकों। हाँ, तो 2.3 में आ जाइए, पेज नंबर 59, एकदम लास्ट बॉटम पे आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। अच्छा, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या था? मैट्रिक्स का एप्लीकेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सुरेश और रमेश वाला क्वेश्चन। सुरेश ने बिजनेस में जुलाई और अगस्त महीने दोनों बुक सेलर रहते हैं, याद आ रहा है? तो उसमें हम लोग ने दो मैट्रिक्स कंपेयर करके बताया था कि किसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब मैट्रिक्स को हम लोग बिजनेस में यूज कर सकते हैं, बिजनेस में मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, जैसे जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, देखो एक स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने के, स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के अपने पास 3 मेथड, ये हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में किया। सबसे पहला क्या था? दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। दूसरा क्या था? ग्राफ बनाओ, ग्राफ दोनों लाइन, शुक्ला जी ध्यान दीजिए, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा ग्राफ हो गया। तीसरा क्या था? क्रैमर्स रूल, बराबर। ये हम लोग ने 3 मेथड किया था 10th स्टैंडर्ड में। अब अभी हम लोग 11th में आए तो हम लोग ने मैट्रिक्स सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, और एक्स्ट्रा अलग अलग मेथड्स भी किया। फिर अभी हम लोग है ना मैट्रिक्स में ही और उसका इनवर्स फाइंड आउट करके भी उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, दो स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन, 2 डायमेंशन में भी 3 डायमेंशन में भी। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग को देखना है। फर्स्ट, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3,
ये हमारे पास दो इक्वेशन है। बोला है सॉल्व द फॉलोइंग बाय इन्वर्जन मेथड, दोनों को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को है ना ये इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना है। ये इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाना है, हमको दो मैट्रिक्स मिलेगा। ए एक मैट्रिक्स रहेगा जो दो इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो 2 into 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये x का कोइफिशिएंट और y का कोइफिशिएंट, ये एक रो में आ गया, यहां पे दूसरे का 2 3, ये हमारा मैट्रिक्स A बन गया। फिर हम लोग एक मैट्रिक्स B कंसीडर करेंगे, मैट्रिक्स B कंसीडर करेंगे, ये दोनों के इक्वल 2 और 3। अच्छा, ऑर्डर सेम रखने का बेटा, अगर आप पहले इक्वेशन को इधर लिख रहे हो तो पहले इक्वेशन के इक्वल टू वाला ऊपर आएगा, दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को नीचे लिखे हो तो इधर भी नीचे ही आएगा, दूसरे इक्वेशन के इक्वल टू के बाद वाला कांस्टेंट टर्म, ये याद रखना। हाँ, फिर एक x कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल जो हमको पता करना है x एंड y, बराबर। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मैट्रिक्स x जो है वो x एंड y है। ओके, तो एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, सिंस वी नो दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। क्या ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है? कैसे चेक करोगे एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम है क्या? इसमें दो कॉलम है और इसमें 2 रो है, सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करके हमको पता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर का ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम। पहले वाले में 2 रो है, दूसरे वाले में 1 कॉलम है, तो देखो इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, मतलब a में x मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर b के बराबर आ सकता है। तो सर सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, x की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो जब कभी भी मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे बेटा, ये इक्वेशन हमको दोनों मेथड में ये करना है, कंसिडर करना है। ये इक्वेशन हमको दोनों मेथड में कंसिडर करना है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मुख्य बात यह है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, a में हम लोग ये दोनों में ना हम लोग a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई क्यों, पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं? रीजन बताता हूं। a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। आपने अगर यहां पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने यहां पे ऐसा, अगर हम लोग ने ऐसे किया होता, अगर हम ऐसे लिखें a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। अगर यहां पे आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे भी a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई ही होगा। अगर यहां पे आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे भी पोस्ट मल्टीप्लाई, यहां पे जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे a इंटू एक्स इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स आएगा, ये सही है। लेकिन अब ये क्यों नहीं करना है हमको, प्री मल्टीप्लाई ही क्यों किया, पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, जब हम लोग मैट्रिक्स तो कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव ओबे करता है। तो कॉम्यूटेटिव जब होगा नहीं, ये x इंटू ए इंटू एक्स होगा नहीं, तो यहां से ये दोनों सॉल्व करके हमको कुछ कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x भी अननोन, a इनवर्स भी अननोन। a इनवर्स चलो पता कर लेंगे, लेकिन फिर वो अननोन में वो मल्टीप्लाई करके हमको कुछ अलग ही आंसर आएगा। तो हम लोग है ना क्या करेंगे बेटा, प्री मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स है, इसको हम लोग ने ब्रैकेट बना दिया, और हमको पता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, a इंटू ए इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू ए हो, दोनों का आंसर क्या आता है, i। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी में प्री मल्टीप्लाई हो या पोस्ट मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर वही मैट्रिक्स आता है, बराबर। तो यहाँ से अभी हम लोग एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं, a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। यहाँ से एसोसिएटिव लॉ गलत अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। फिर हमको पता है, सिंस वी नो दैट a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, सो देयरफॉर a ये हो गया i हमारा, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी।
और आई इंटू एक्स को डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे एक्स, ए इनवर्स इंटू बी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और यहां तक सॉल्व कर दिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहां तक सॉल्व कर दिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है मेथड ऑफ इन्वर्जन। क्लिटस ध्यान दो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनता है बेटे। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का इन्वर्जन मेथड बनता है। इसमें 3 इंटू 3 का जनरली नहीं पूछते। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स ऐसा रहेगा, बोलेगा फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आप मेथड ऑफ रिडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 इंटू 3 में अभी तक बोर्ड एग्जाम में एक बार भी इन्वर्जन मेथड नहीं पूछा है। इन्वर्जन मेथड जितने बार भी पूछा है, 2 ही इक्वेशन का 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स को लेके पूछा है। ऐसा क्यों? ये खुद एक लेंदी क्वेश्चन है, इजी बहुत है। अभी अगर किसी जुगाड़ से मुझे ए इनवर्स पता चल जाए, बी तो अपने पास है, ए इनवर्स इंटू बी, आंसर आ जाएगा, बराबर ना। अब वो जुगाड़ क्या है? मैंने बताया इन्वर्जन मेथड में हम लोगों को क्या करना है, एडजॉइंट मेथड ही यूज करना है, जुगाड़ और कुछ नहीं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा जब कभी भी किसी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? इनवर्स एग्जिस्टेंस। तो मैट्रिक्स आपके पास ए क्या है? 1 2 2 3, बराबर। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, तो ये हो गया 3 - 4, आंसर इज -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर -1 है। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, so therefore A inverse exists, बराबर। अब इसके बाद क्या करने का? माइनर्स M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा क्या? 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 2, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट 1। ये माइनर्स आ गया। अब यहीं पे हेडिंग दे देते कोफैक्टर, कोफैक्टर्स m प्लस माइनस माइनस प्लस, A11 तो ये -1 रेज टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 3। ए नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट आंसर लिखो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A12 -1 के पावर में 3 इंटू 2, आंसर इज -2। A21 -1 के पावर में 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। A22 -1 के पावर में 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, बराबर। तो कोफैक्टर ऑफ ए का मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का मैट्रिक्स वो आ जाएगा 3 - 2 -2 1। इसका एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज निकालो, एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 - 2 1। हाँ, तो एडजॉइंट मिल गया। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? सिंस वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 3 - 2 -2 1, 3 - 2 -2 1। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 2 -1, ये ए इनवर्स आ गया। अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, कुछ बच्चे लोग हैं ना डेढ़ शाने बनते हैं, इक्वेशन को ना ऐसा लिखते, अपने आप को टीचर समझने लगते। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। शॉर्टकट विटकट जो कुछ भी, जितना भी शॉर्टकट है सब 12th के बाद एप्लीकेबल है। जितना शॉर्टकट है सब 12th के बाद एप्लीकेबल है। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। एग्जाम के बाद आपको 12th के बाद आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। 12th के बाद आपको कैलकुलेटर, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसकी वैल्यू चाहिए, जितने की वैल्यू चाहिए तुरंत आ जाएगा। वो जो लॉग कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, 2.7319 इंटू 7321 इंटू 900 डिवाइडेड बाय
0.073 इंटू 2542 इंटू 7391, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, और इन सब के रेस टू 5 है। अब इसका आंसर तो हम लोग लॉग कैलकुलेशन से करते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर में नंबर दबाओ, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा, मगजमारी नहीं रहेगा। लेकिन 12th के बाद 12th तक यही कैलकुलेशन आपको लॉग कैलकुलेशन से करना है। डेसिमल के अप टू 4 डिजिट तक आपको प्रॉपर आंसर आने चाहिए। समझ में आया? तो अभी कोई भी शॉर्टकट लिखने का नहीं, इक्वेशन को EQN और बहुत सारे शॉर्टकट्स है, उसको शॉर्टकट ऐसा लिखने का नहीं। बोर्ड एग्जाम होता क्यों है? बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन के लिए हो रहा है। देखो 12 तक आपको लैंग्वेजेस कंपलसरी है, क्यों ऐसा? आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए, वो बेसिक सिखाने के लिए ही बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसका प्रैक्टिस करने के लिए ही बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना? तो शॉर्टकट वटकट यूज करने का नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू a इनवर्स -3 2 2 -1 और b क्या है? b है 2 3। इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x में, एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले वाले में नंबर ऑफ रो कितना है 2, दूसरे वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, तो इसमें जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 इंटू 1 आएगा। क्या आएगा? 2 इंटू 1 बराबर। ध्यान दो इधर आशिक लोग, ध्यान दो। 3 2 जार -6, 2 3 जार +6, 2 2 जार 4, -1 3 जार -3। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 0 1, तो x इज इक्वल टू 0 बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड y इज इक्वल टू 1 बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो अपना आंसर वेरीफाई करो, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में। 0 + 2 आंसर इज 2, यस करेक्ट है। दूसरे इक्वेशन में 0 + 1 0 + 3 आंसर इज 3, यस वी आर करेक्ट। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो मेथड ऑफ इन्वर्जन का एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा अभी सॉल्व करके, आपका तीसरा वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन अभी खुद से सॉल्व करो। चलो छापो। 1 का सेकंड देखिए, x + y इज इक्वल टू 4, 2x - y इज इक्वल टू 5। बच्चों डिस्कशन नहीं, ध्यान दीजिए। जिसका हो गया है वो लोग आगे का सॉल्व करो, जिसका नहीं हुआ इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है 1 1 2 -1, मैट्रिक्स बी 4 5, मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई, ये हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, a x इज इक्वल टू बी। सोहम ध्यान दे, या तो ध्यान दे या तो खुद का सॉल्व कर, डिस्कशन नहीं। a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो बाय एसोसिएटिव लॉ ये दोनों ग्रुप बन गया, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। यहां से ये हो गया i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ a इज इक्वल टू 1 1 2 -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा? 1 1 2 -1 -1 -2, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -3। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0, so therefore a inverse exists। a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग माइनर को फैक्टर निकालेंगे, माइनर्स m11 -1, m12 2, m21 1, m22 1। फिर को फैक्टर निकाल लेते हैं,
कोफैक्टर A11, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -1। A12, इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज -2। A21 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1। A22 1। कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए का मैट्रिक्स -1 -2 -1 1। एडजॉइंट और कोफैक्टर का आपस में रिश्ता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए विल बिकम -1 -2 -1 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू -1 -1 -2 1। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में ना मैं ये -1/3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मेरा टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वन कंसीडर करता हूं। इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू -1/3 ऐसे ही रखा, -1 -2 सॉरी -1 -1 -2 1 और इधर 4 5। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये -1/3 एज इट इज, -1 4 जार -4, -1 5 जार -5, -2 4 जार -8, 1 5 जार 5। तो ये बचा हम लोग का -1/3 टाइम्स ऑफ -9 -3। ये अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा दोनों में, मतलब 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 1। ये आया हमारा x और y का वैल्यू। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बता रहा हूं। थर्ड, इसका थर्ड देखिए, इसका थर्ड जो है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम लोग का मैट्रिक्स मिलेगा। ए है 2 6 1 3, बी है 8 5 और x है x, y। तो इसमें हम लोग ax सेम, ax इज इक्वल टू बी, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। एसोसिएटिव लॉ, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 6 1 3, 2 6 1 3, so therefore determinant of a is equal to 2 6 1 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं, 2 3 ज़र 6 1 ज़र 6, ये तो 0 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, so therefore A inverse does not exist। अच्छा देखो, ये क्यों नहीं हुआ और एग्जिस्ट नहीं हुआ तो आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ एग्जिस्ट, जरा सोचने वाली बात क्या है। ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है, इधर से 2 2 कॉमन ले लो या डिवाइड 3/2 कर दो, 1 3। दोनों का कोई x और y का कोएफिशिएंट सेम है, खाली कांस्टेंट टर्म अलग है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो आपस में दोनों कभी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं, सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इसी वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। समझ में आया? ये क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट नहीं, ये इतना करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इनवर्स आपका आया कब, जब आपको पता चला इनवर्स चाहिए, तभी इनवर्स निकाले ना।
पहले इनवर्स निकाल दोगे मतलब आपको ये पहले से पक्का पकाया है, याद करके आए हो, तो ये छाप लीजिए। और जिसका हो गया वो लोग क्वेश्चन नंबर मिसेलिनियस का 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 मिसेलिनियस 2A 2B, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 का थर्ड सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्व विद द क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ए बेटे, हीरा बेटे ध्यान दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। ओके, यस, बच्चा पार्टी प्लीज पे अटेंशन। पीजूस ऐसे मत करो पीजूस। यस, ओके, तो बेटे रिडक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए ए बी और एक्स सेम निकालने का। ए 2 1 3 5, बी 5 -3 और फिर एक्स वाई। इक्वेशन सेम कंसीडर करने का, ए एक्स इक्वल टू बी, लेकिन इसके आगे का प्रोसीजर सेम नहीं है। इसके आगे का प्रोसीजर सेम नहीं है, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यहां पे डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए बी और एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 1 3 5 एक्स वाई और ये हो गया 5 -3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट को 0 बनाओ। क्या करो? ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट को 0 बनाओ। ये देखो, 5 को 0 बनाना इजी है 1 का हेल्प लेके, बराबर ना? तो कैसे चेंज करेंगे? 5 कहां पे? R2 में। R2 चेंजेस R2 -5 टाइम्स ऑफ R1। जो भी नंबर है उस नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर ना? लाइफ इजी। अरे यस और नो? तो R2 चेंज होगा, R1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एक्स वाई, अच्छा यहां पे ये वेरिएबल एक्स वाई वाले मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा कभी भी, वो वैसे का वैसे ही लिखेंगे हम लोग। यहां पे ये 5 हो गया, 3 - 5 into 2, 3 - 10, आंसर इज -7। 5 - 5 0, -3 - 5 into 5, -3 -25 -28, बराबर। एक एलिमेंट 0 हो गया, वापस मैट्रिक्स बना, वापस इक्वेशन बनाओ। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x + 1y और ये बनेगा -7x, क्योंकि 0y हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 5 -28। बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2x + 1y इज इक्वल टू 5 एंड -7x इज इक्वल टू -28, बराबर। यस और नो? अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 आ गई। ये x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 into 4 + y इज इक्वल टू 5, 8 y इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 4, -3। हो गया खत्म। एक और बता रहा हूं, 2 into 2 का मैट्रिक्स। कौन सा वाला क्वेश्चन बताओ, बोलो। हाँ, पहले 2 into 2 का एक और देख लो, फिर 3 into 3 का बताता हूं। बोलो कौन सा वाला बताऊं? अरे सुन लो ना, एक में इतना जगह में 3 into 3 नहीं होगा, इसके लिए बता रहा हूं। 4th वाला बताओ, 4th वाला।
चलो ध्यान दो, चाल गीता, ध्यान दे इधर, गीता और वविता। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अरे ध्यान दे, नालायक लोग सोते हो, ध्यान दो इधर। A 5 2 7 3, B 4 5 और X। चलो इस बार हम लोग चौहान जी के X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते कितनी वैल्यू आती। Ax इज इक्वल टू बी, Ax इज इक्वल टू बी, तो A इंटू चौहान जी की X इक्वल टू बी, बराबर ना। तो मैट्रिक्स का वैल्यू लिखो 5 2 7 3, अरे नल्ले लोग ध्यान दो रे, इंटू X, चौहान जी की X, X Y, आते हैं, वीडियो बंद करने के बाद आऊंगा। ओके, 8 6, ध्यान दो, किसी भी एक एलिमेंट को जीरो बनाना है। सुनो रे, किसी एक एलिमेंट को जीरो बनाना है तो इसका मतलब सेम नंबर माइनस सेम नंबर होगा तभी जीरो होगा, बराबर है? अरे बोलो ना हाँ। मैं एक काम करता हूं, कोई भी एक एलिमेंट को, कौन से वाले को जीरो बनाओ? 5 7 2 3 7, 7 को जीरो बनाओ। ठीक है, चलो देखो ऑपरेशन बता दो, ऑपरेशन कैसे बनाना है। कोई भी एक एलिमेंट को जीरो बनाना है, तुमने डिमांड किया 7, मैं 7 को जीरो बना रहा हूं। 7 कहां पे प्रेजेंट है? R2, तो R2 चेंजेस, बराबर। ये 7 का यूज करके 5, देखो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन ये भी तो 35 होना चाहिए ना। 35 माइनस 35 आंसर जीरो होगा ना। तो 5 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, इसका नंबर उसको, उसका नंबर इसको, सब्ट्रैक्ट, आंसर 0। 1 नहीं है तो 1 रहता तो लाइफ इजी है भाई, 1 रहेगा तो लाइफ इजी है। जिसको भी जीरो बनाना वही नंबर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। इसीलिए पहले 1 बनाने का जो प्रोसीजर बताया, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन अगर 1 नहीं है तो इसका वैल्यू उसको, उसका वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने का, इसका वैल्यू उसको, उसका वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने का। किधर बात कर रहा है? लड़की लोग से बात कर रहे हैं कि पीछे लड़के लोग से बात कर रहे हैं? अच्छा, छोटे बच्चे से मत है, मत, लोग गंदा मीनिंग निकालेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, R2 चेंज हो रहा है, तो ये हो गया R1 में 5 2, कोई चेंज नहीं होगा। ये XY में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ये इधर 4, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो हमको याद है, इसीलिए तो ऑपरेशन बना है इतना। 35 माइनस 35 0, 3 5s are 15 माइनस 7 2s are 14, आंसर इज 1। 5 5s are 25 माइनस 4 7s are 28, आंसर इज -3। ये एलिमेंट जीरो बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 2y, और इधर बचेगा खाली 1y, और ये हो गया इक्वल टू 4 माइनस 3। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू -3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5x प्लस 2 इंटू -3 -6 हो गया, इक्वल टू 4, उधर जाएगा +6 हो गया। 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू -2, -3।
अच्छा आंसर वेरीफाई करो सही है कि नहीं। +2 आएगा ना, क्या गलत गलत लिखते तुम लोग यार। शी +2 आएगा, तो +2 -3, 2 5 2 10, 3 2 -6 हो गया, 10 - 6 4, सही है। दूसरे वाले में चेक कर, ये गंदे बच्चे लोग फोटो निकाल रहे हैं ऐसा ऐसा खड़ा है तो बहुत गंदे। तो ओके, तो ये समझ में आया रिडक्शन 2 × 2। इसके बाद रिडक्शन 3 × 3 का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। और अच्छा हाँ, चौहान जी की x की वैल्यू +2 आई और y किसका था सर -3। ओके, तो ये आप लोग सॉल्व कीजिए और इसके बचे हुए दोनों क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, अब भी करना है। चलो छापो, मतलब ओके। तो माय डियर बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम, प्लीज पे अटेंशन। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। सर्वेश ध्यान दे इधर। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन and 6 eraser is ₹90, whereas the cost of 6 pencil, 2 pen, 3 eraser is ₹70. Find the cost of each items by using matrices. एक्चुअली जोक क्या हो गया मैं बता रहा हूं। एक बच्चे ने पूछा माजा पिएगा, तो दूसरा बोलता माजा मोटा है। ये जोक हो गया। ओके यस मेरे बच्चों, जोक सपाट ध्यान दीजिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेन एंड इरेजर। लेट द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X, cost of 1 pen be ₹X, ₹Y. Cost of 1 eraser be ₹Z। बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60 रुपए खर्चा हुआ। 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90 रुपए का खर्चा। 6x + 2y + 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज। टोटल 3 इक्वेशन दिया है। बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। इसको डिटर्मिनेंट का यूज करके क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में, सेम टाइप का क्वेश्चन। अभी हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। यस तो अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे, सब लोग ध्यान दो। लेट A इज इक्वल टू 432 246 623 B, मैट्रिक्स B मैट्रिक्स B 60 90 70 मैट्रिक्स X X Y Z। स्विंग मोड मत रखना, जब तेरे को गर्मी लग रहा है तो तेरे पास ही रखना एसी का फ्लैप।
इधर कर रहा है, फिर इन लोग को ठंडी लग रहा है, ये लोग बंद करने बोल रहे हैं। ओके, यस, तो सेम बेटा ए एक्स इज इक्वल टू बी लेना है। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 90 70। ध्यान देना, अब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में क्या करने का, 3 इंटू 3 में अभी जैसे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था, तो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ, कोई भी एक एलिमेंट जीरो बना रहे थे। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में क्या करने का, 3 एलिमेंट जीरो बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट जीरो बनाना है, लेकिन कंडीशन ये है कोई भी एक रो में 2 जीरो और एक कॉलम में 2 जीरो कॉमन होना चाहिए। ये देखो, एक रो में 2 जीरो, एक कॉलम में 2 जीरो, बराबर। वो ऐसा भी होगा चलेगा, 1 0 1 2 3 0 फिर 3 0 4, ये कॉमन नहीं है ना, ये नहीं चलेगा। कोई भी एक एलिमेंट, जैसे ये 0 हो गया और 3 4, अब चलेगा। देखो, एक कॉलम में 2 जीरो, एक रो में 2 जीरो। तो ऐसा एक हम लोग ने बहुत बेस्ट एग्जांपल देखा है, कौन सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर ना। तो ट्राई करने का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का। देखो यहां पे 2 0 2 0, टोटल बनाया 3 ही जीरो है, लेकिन एक रो में 2 जीरो, एक कॉलम में 2 जीरो, ऐसा बनाने का ट्राई करने का। ओके, तो देखो बेटे, ध्यान देना, ये देखो, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। मैं ये 2 का यूज करके इन दोनों को 0 बना सकता हूं, 2 का यूज करके इन दोनों को इजीली 0 बना सकते हैं। R1 चेंजेस R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 और R3 चेंजेस R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। R2 का यूज करके R1 और R3 0 हो जाएगा, वो 2 एलिमेंट, बराबर। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, हम लोग का R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 4 6 2 4 6 इंटू ये XYZ एज इट इज रहेगा, और इधर से 90 एज इट इज रहेगा। अब ये पहला वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 4 माइनस 4, आंसर इज 0। 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4, 3 माइनस 8, आंसर इज -5। फिर 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 माइनस 12, आंसर इज -10। यहां पे 90 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 60, 90 माइनस 120, आंसर इज -30, बराबर। अब इसके बाद हम लोग ये R3 माइनस 3 R2, 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, हाँ 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 2, 6 माइनस 6, आंसर इज 0। 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, 2 माइनस 8, आंसर इज -6। 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 12 होता है ना, आंसर इज -10। 3 माइनस 18, आंसर इज -15। यहां पे 70 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 90, 70 माइनस 270, आंसर इज -200।
ओके, अब 2 0 बन गया। ध्यान देना, ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक 0 बना दो, मेरा काम हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट, क्योंकि एक कॉलम में 2 0 आ गया ना, अभी एक रो में 2 0 चाहिए, तो ये 2 एलिमेंट या ये 2 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट 0 बना दो, मेरा लाइफ इजी हो जाएगा। हाँ, R3 माइनस R3 चेंजेस, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, वेरी गुड। R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और सेम सेम नंबर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 और R2 में, सॉरी, -5 -10 2 4 6, ये x y z, ये हो गया -30, ये हो गया 90। पहला 0 माइनस 2 इंटू 0, फिर -10 + 10 0 हो जाएगा, फिर -15 + 20, आंसर इज 5, फिर -200 प्लस 30 इंटू 2 60, तो आंसर 140, -140, बराबर बराबर ना। ये इधर कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या यार? 90 माइनस R1, 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 90, 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 90 इज 180, आंसर इज 120। यहाँ पे 120 आएगा बेटे, -120, और फिर इसमें हम लोग ये अप्लाई करेंगे, R3 माइनस 200 प्लस 240, आंसर इज 40, आंसर इज +40। अभी करेक्ट है। अरे यार ये चेंज कर दिया, ये 30 था ना, एक मिनट। हाँ, ये 120 बराबर है, ये 120 का यूज करके इसको चेंज करेंगे, -120 है, इसका यूज करके इसको चेंज करेंगे, -200 -2 टाइम्स ऑफ 120 -120, तो ये हो गया प्लस, इधर आएगा +40। अब करेक्ट आया, अब करेक्ट है। वापस इक्वेशन फॉर्म करो, तो ये हो गया -5y -10z, ये हो गया 2x + 4y + 6z, ये हो गया 5z, इक्वल टू -120 90 40, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स -5y -10z इक्वल टू -120, 2x + 4y + 6z इज इक्वल टू 90, 5z इज इक्वल टू 40, तो z इज इक्वल टू 8, z का वैल्यू 8 डाल देते हैं, -5y -80 इक्वल टू -120, तो -5y इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू अगेन 8 आया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x + 8 4 32 प्लस 8 6 48 इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 80 इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। फाइनल आंसर लिखने का, सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is ₹5. The cost of 1 pen is rupees and 1 eraser is rupees। ये पूरा फाइनल आंसर लिखने का पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में, समझ में आया? तो ये छापो। इसके बाद ये इसका 4th वाला आप खुद से करोगे, 5th वाला मैं बता रहा हूं। चलो छापो। Okay, last question from the exercise, from the chapter. The total cost of 3 TV set and 2 VCR is rupees 35,000. The
टोटल कॉस्ट ऑफ, क्या बोला है, 3 TV set and 2 VCR is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and 500 per VCR. He can sell 2 TV set and 1 VCR and get total revenue of rupees 21,500. ठीक है. Cost price, find the cost price and selling price of the TV set and VCR. यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 TV set is equal to X rupees, is rupees X. फिर द कॉस्ट ऑफ 1 VCR set is rupees Y. ध्यान देना, हम लोग को है ना, पहले में बोला है बेटा, पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, 3x plus 2y is equal to 35,000. मेरा x और y क्या है, कॉस्ट है. अरे यस और नो. दूसरे इक्वेशन में ना हमको रिवेन्यू दिया हुआ है. रिवेन्यू मतलब क्या हो गया, मतलब बेचने के बाद जो पैसा मिला वो, तो उसने प्रॉफिट भी निकाला और प्रॉफिट भी दिया हुआ है. एक टीवी में उसने 1,000 रुपया प्रॉफिट निकाला और एक वीसीआर में 500 रुपया प्रॉफिट निकाला. तो रिवेन्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना, मार्क दिस एज इक्वेशन 1. रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अरे यस और नो, ध्यान दो. नहीं, एक्चुअली ये बच्चे लोग मस्ती क्यों कर रहे हैं मैं ये भी बता दूं, थोड़ा सा वीडियो पे ऑन कैमरा बता रहा हूं. 2 बच्चे वॉशरूम गए थे, साथ में गए थे, 2 लड़के और फोन लेके गए. इसके लिए बाकी सब बच्चे मजा ले रहे. ठीक है, नहीं 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 मेरे बच्चों ध्यान दो. रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्राइस. अब वीसीआर बेटा बता रहा हूं. तो बेटे वीसीआर का मतलब ना, वो डीवीडी प्लेयर जैसा रहता था ना, उसमें सीडी डालते थे. तो सीडी की जगह पे ना कैसेट डालते, उसमें वीडियो प्ले होता है, उसको वीसीआर बोलते. ओके. और टीवी तो मालूम है तुम लोग. ध्यान दो. यस. तो रिवेन्यू, अरे ये देखो अभी वापस एक क्या हो गया, जो लड़का वॉशरूम जाके आया वो बाजू वाले के नाक पे ऐसे अपना हाथ लगा दिया. ऐसे ये कितने गंदे लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग. ओके. यस. यस मेरे बच्चों. क्या तेजस, ऐसा क्या कर रहा है तू. यस. रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट हमको पता है, कॉस्ट क्या है. अभी एक टीवी के लिए हमारा दोनों का रिवेन्यू टोटल कितना हो गया, 21,500. बच्चे लोग ध्यान दो. तो बेटे टोटल 21,500 हमारा रिवेन्यू आया. तो उसमें हमारे एक्स में ध्यान देना, ध्यान देना, एक्स में 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और वाई में 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. बराबर है. लेकिन उसने कितना टीवी सेट बेचा, 2 टीवी सेट बेचा और 1 ये बेचा. तो हर दोनों में भी हम लोग को 1,000 रुपए का प्रॉफिट होएगा ना. अरे यस और नो. तो ये इक्वेशन हमको ऐसा बनेगा. बराबर. ध्यान देना वापस, रिवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो एक टीवी सेट बेचने पे हमको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. तो टीवी सेट बेटा अभी बोलूंगा नहीं, आके पीट दूंगा, मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से बोल रहा हूं, मान जाओ.
एक टीवी सेट का रिवेन्यू क्या हो गया? जो एक टीवी सेट का रिवेन्यू क्या हो गया? एक्स रुपीज प्रॉफिट, एक्स रुपीज कॉस्ट प्लस 1000 रुपीज प्रॉफिट। जो भी मेरा कॉस्ट था उसमें 1000 रुपीज ऐड कर दो, उतना मेरा बिजनेस हो गया, रिवेन्यू हो गया। बराबर। ऐसे मैंने 2 बेचे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टीवी का मेरा कॉस्ट का पैसा भी लगेगा और 2 बार मुझे 1000 रुपया प्रॉफिट भी होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। और मैंने एक वीसीआर बेचा तो वीसीआर, और दोनों ये सब कुछ मिला के मुझे 21,500 आया। बराबर। तो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 2000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 19,000। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स ए बनेगा, क्या बनेगा बताओ? 3 2 2 1। इसमें बेटा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में खाली ये इक्वेशन 2 ही आपको दिक्कत देगा, तो इक्वेशन 2 बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। मैट्रिक्स बी बनेगा हमारा 35,000 और फिर 19,000। फिर मैट्रिक्स एक्स बनेगा एक्स हो गया हमारा एक्स वाई। अब हम लोग को पता है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 2 2 1, x एज इट इज एक्स वाई और b 35,000 एंड 19,000। ये 1 का यूज करके 2 को 0 बना देता हूं, मेरा लाइफ इजी है। R1 चेंजेस R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 चेंज हो रहा है, R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 ऐसे ही लिख देते हैं 2 1, और ये एक्स वाई और ये यहां पे 19,000 एज इट इज 19,000। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, यहां पे 0 हो गया। 35,000 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 19,000, बोलो बेटे। R1 3 है, आई एम सो सॉरी, R1 की वैल्यू 3 है। 3 माइनस 4, आंसर इज -1, आंसर इज -1। 35,000 2 इंटू 19,000, 35,000 माइनस 38,000, आंसर इज -3,000। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन -x, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3,000 और ये 19,000, तो x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -3,000 पहला इक्वेशन, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000 दूसरा इक्वेशन। तो x का वैल्यू 3,000 आ गया। अब x का वैल्यू 3,000 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 6,000 प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000, ये उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना बचेगा? 12,000 13 बचेगा ना, 13 प्लस 6 19 ना, 13,000। द कॉस्ट ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आंसर गलत है, सही है 13,500 एंड 4,000 लिखा हुआ। अच्छा कॉस्ट प्राइस है 3,000 एंड 13,000 बराबर है। द कॉस्ट ऑफ वन टीवी is rupees 3,000. The cost of one VCR is rupees 13,000. अब इसके बाद क्वेश्चन में हमको इतना ही नहीं पूछा है, हमको पूछा है सेलिंग प्राइस भी बताओ कितने में बेचा। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना,
सेलिंग प्राइस क्या है, इसके अंदर 1000 का प्रॉफिट कमाया, इसके अंदर 500 का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बराबर ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 4000 रुपीज, रुपीज 4000। सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू रुपीज 13,500, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया बच्चों? तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करो और स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके सारा पढ़ाई करो, और कुछ वीडियो मिस मत करो, लेक्चर्स मिस मत करो, अटेंडेंस पूरा रखो, और कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज उसको रिवाइज करके आओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।